हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एडवांस फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम पैराबोला। ये इसको मैंने दूसरा नाम दिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इमिशन बैंड सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इमिशन बैंड सिस्टम यानी बैंड सिस्टम किसके लिए मिलता है? हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल का ही बैंड सिस्टम मिलता है। तो यानी ये भी टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये अलग नहीं है। हाँ, ये टाइटल एग्जाम में इस टाइटल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन या डिस्कस द क्वांटम पैराबोला। ठीक है, आज का ये वीडियो और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल पहले से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैंने YouTube पे ऑलरेडी इसके लिए वीडियो डाल दिया है, जिसको मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी 38 नाम से डाला है। तो उसमें मैंने फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और एग्जाम में आप क्या क्या लिख के आओगे उसमें वो भी समझा है। ठीक है, इस वीडियो में हम कंडन पैराबोला पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या क्या लिख के आना है एमएससी के लिए। ठीक है, एमएससी में क्या क्या लिख के आना है अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन या डिस्कस द कंडन पैराबोला, तो मैं आज के इस वीडियो में वही सब चीजें बताऊंगा जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो जब क्वेश्चन आए कंडन पैराबोला। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हर बार की तरह पहले मैं समझाऊंगा कि कंडन पैराबोला टॉपिक का ओरिजिन क्या है या क्यों ये वर्ड आया, मैं किसको ये कंडन पैराबोला एक्सप्लेन करता है पहले वो बताऊंगा। तो समझते हैं। पहले तो यहां से हम ये समझ जाते हैं कि जो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल। स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल क्लियर हो गई बात? तो स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल ही हमें बैंड सिस्टम देता है, यानी स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल ही क्या है? हमें देगा बैंड सिस्टम। क्लियर हो गई बात? तो ये तभी हम कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। एक तो इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा भी हमें बैंड सिस्टम देता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल वो भी हमें बैंड सिस्टम देता है। ठीक है, बैंड सिस्टम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों हम स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल का टॉपिक ला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक खास बात है, जब एक्सपेरिमेंटली हम इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को जब हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं तो हमने देखा कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल है वो इन each band system we get only one, yes, single। ठीक है, only a single intense band। क्लियर हो गई बात? अगर हम एक्सपेरिमेंटली, ये कब हम कह रहे हैं? जब हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये डेटा हम कब दे रहे हैं? जब हमने एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ही इंटेंस बैंड मिलता है। हमने देखा था ना ऑक्सीजन के केस में O2 मॉलिक्यूल का अगर मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखूं तो ये कैसा मिल रहा था हमें? ऐसा मैं दिखा देता हूं। यहां 0 0, यहां 0 1, सॉरी 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0, ये बैंड के नाम हम देते हैं। ठीक है, ये देते हैं क्या? बैंड के हम नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे V डैश और V डबल डैश इंडिकेट कर रहा है 0 0 0 1, सॉरी 1 0 2 0 3 0 एंड सो ऑन, ऐसे आए।
तो हम यहाँ देख रहे हैं O2 मॉलिक्यूल के यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में सिर्फ एक ही इंटेंस बैंड मिल रहा है और बाकी सारे बैंड की यानी एक लाइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है बैंड, तो बाकी सब बैंड की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इनकी डिटेल मैंने कब इसकी डिटेल बात मैंने कब की है, मतलब इस टाइप के स्पेक्ट्रा की डिटेल बात मैंने फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल पे की है, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी के 38 वीडियो में मैंने इसकी डिटेल बात की है। अगर डिटेल देखनी है तो वो देख लो। ठीक है, ये तो फर्स्ट फैक्ट था। एंड सेकेंड जो फैक्ट था, हमें सिर्फ एक ही बैंड सिस्टम मिल रहा था। वी गेट अ सिंगल बैंड सिस्टम, अ सिंगल बैंड सिस्टम। सिंगल बैंड सिस्टम कहने का मतलब है कि मैं अगर कहने का मतलब समझा देता हूं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को मैं ई डैश और इसे ई डबल डैश करता हूं। ठीक है, और ये हो गई एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हमने दिखाया दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को, और दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में आपको पता है नंबर ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट, तो इसको हम वी डैश 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये सारे जो नंबर दे रहा हूं ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4, यानी इन सबको आप क्या लिख सकते हो, वी डैश वी डैश वी डैश वी डैश। ठीक है, और लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को मैं वी डबल डैश से दिखाऊंगा, तो वी डबल डैश 0 1 2 3 4 5। जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, लेवल के बीच की गैपिंग डिक्रीज होती रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये मैंने दिखाई वर्टिकल लाइन। तो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या कहता है, ट्रांजिशन क्या शो करता है, वर्टिकल लाइन से शो किया जाता है। तो वर्टिकल लाइन या तो ट्रांजिशन ऐसे हो सकता है, या तो वी डैश 0 पे ना जाके 1 पे जा सकता है, 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये नंबर कैसे मिले। अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 पे गया, तो ये लाइन हमें क्या दिखाएगी, ये जो लाइन है ये लाइन हमें दिखाएगी 0 0। लेकिन वहीं पे अगर ट्रांजिशन इस लेवल से यहां पे होता, तो ये जो लाइन होती ये हमें 1 0 दिखाती। अगर ये ट्रांजिशन v डबल डैश 0 से v सिंगल डैश 2 पे जाता, तो ये लाइन हमें क्या दिखाती, 2 0। ऐसी v डबल डैश 0 से ट्रांजिशन अगर v डैश 3 पे जाता, तो ये जो लाइन, जो ये डायरेक्ट लाइन 0 से 3 पे जो डायरेक्ट लाइन जाती है, इसको हम 3-0 ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये ट्रांजिशन, हर एक ट्रांजिशन क्या दिखा रहा है, बैंड। तो आई होप आपको ये नोटेशन समझ में आ गई होगी। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सपेरिमेंटली हमने जो देखा वो सेकंड पॉइंट क्या था कि वी गेट अ सिंगल बैंड सिस्टम, यानी हमें सिर्फ एक ही इस टाइप का बैंड सिस्टम मिलता है। बैंड सिस्टम कहने का मतलब है कि मैं एक क्वांटम नंबर यानी इसको वी डैश को मैं डबल डैश को फिक्स किया है मैंने, और किसको चेंज किया है, वी सिंगल डैश को 0 1 2 3 4 5। तो इस टाइप के जितने भी ट्रांजिशन है, जो ट्रांजिशन v इक्वल टू वी डबल डैश 0 से v सिंगल डैश 0 1 2 3 में जा रहे हैं, ये एक बैंड सिस्टम दे रहे हैं। ऐसी और पॉसिबल है कि अगर मैं v डबल डैश 1 से ट्रांजिशन कहां करूं, v सिंगल डैश 0 1 2 3 4, तो ये दूसरा बैंड सिस्टम है। यानी ये एक बैंड सिस्टम है, बैंड सिस्टम, और ये भी मुझे एक क्या देगा, बैंड सिस्टम देगा। क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों ही बैंड सिस्टम देंगे। बट होता क्या था कि जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल हम देखते थे, तो हमें सिर्फ एक सिंगल बैंड सिस्टम मिलता था, हमें सिर्फ और सिर्फ यही वाला बैंड सिस्टम मिलता था। कहने का मतलब है मेरे पास बैंड सिस्टम का सिर्फ एक ही टाइप का बैंड सिस्टम मिलता था। 2-4 टाइप के बैंड सिस्टम मिल सकते थे, लेकिन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, उसका रीजन हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये रिजल्ट मिल रहे थे। ठीक है, अभी इन चीजों को मैं लिख पाऊंगा, चिंता मत करो। और जब हमने क्या किया, जब हमने
ये पहली बात हो गई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसे ही जब हमने इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल का एक्सपेरिमेंटली डिटेल स्टडी की तो क्या मिला, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें क्या मिला, पहली बात तो हमें मिल रहा था जैसे ईच बैंड सिस्टम वी गेट सिंगल इंटेंस बैंड, बट यहां पे डबल, इन ईच बैंड सिस्टम वी गेट टू इंटेंस बैंड। कहने का मतलब जैसे ऑक्सीजन के बैंड सिस्टम में सिर्फ हमें एक ही इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी का सिर्फ एक ही बैंड मिल रहा है, वैसे ही अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल जब टेस्ट कर रहे थे तो हमें एक के जगह दो इंटेंस बैंड मिल रहे थे जिनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही थी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। लेकिन यहां पे एक केस है, केस क्या है, केस 0, जब हम केस V सिंगल डैश 0 2 V डबल डैश 0 1 2 3 4 5 ऐसे जो बैंड सिस्टम मिल रहा था, मतलब इस टाइप के ट्रांजिशन से जो बैंड सिस्टम मिल रहा था, बैंड सिस्टम कंसिस्ट सिंगल इंटेंस बैंड, इंटेंस बैंड। क्लियर हो गई बात। कहने का मतलब है अगर मैं ये V की वैल्यू, ये किसके लिए है, यहां पे हमने ये देखा है कि V डबल सिंगल डैश की वैल्यू जब 0 से बड़ी रखते थे तो हमें जितने भी इंटेंस बैंड मिलते थे, सॉरी जितने भी बैंड सिस्टम मिलते थे, कहने का मतलब क्या है, ये लाइन कब वैलिड है, जब इन ईच बैंड सिस्टम वी गेट टू इंटेंस बैंड। कब, जब V डैश की वैल्यू 0 ना होके 0 से बड़ी हो। कहने का मतलब वो कौन सा केस है, जब V डैश की वैल्यू 0 से बड़ी हो, कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 5 etc। तो उस केस में हमें हर एक बैंड सिस्टम में दो इंटेंस बैंड मिल रहे थे। बस हमें सिंगल इंटेंस बैंड कब मिल रहा था, जब केस कैसा था, जब हमें बैंड सिस्टम कब मिलता था, V डैश 0 से ट्रांजिशन कहां होता था, V डबल डैश 0 1 2 3 में। तो इसमें सिर्फ हमें एक सिंगल इंटेंस बैंड मिलता है। पहली बात खत्म। एंड सेकेंड बात दूसरी जो क्या है, यहां पे हमें मोर देन टू बैंड सिस्टम, वी ऑलवेज गेट, या ऐसे लिख सकते हो, यहां पे वी गेट सिंगल बैंड सिस्टम ऑलवेज, मोस्ट टाइम वी गेट, मोस्ट टाइम यहां पे लिख देना, मोस्ट ऑफ टाइम या मोस्ट टाइम ऑफ मैक्सिमम टाइम, जो भी लिखते हो, ठीक है, मैक्सिमम टाइम या मोस्ट ऑफ टाइम वी गेट सिंगल बैंड सिस्टम। किस केस में, जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल हम देखते थे। बट मोस्ट ऑफ टाइम यानी मैक्सिमम टाइम, यानी मोस्ट मैक्सिमम टाइम, ऐसे ही लिख देते, मैक्सिमम टाइम वी गेट मोर देन we get number of band system, we get number of band systems for each electronic emission transition। क्लियर हो गई बात कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल और इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस था, कि पहला कि इसके पास एक ही इंटेंस बैंड मिलता था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल में एक ही बैंड सिस्टम मिलता था, और जो बैंड सिस्टम मिलता था उसमें सिर्फ एक ही इंटेंस बैंड मिलता था। लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल में क्या था कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बैंड सिस्टम मिलते थे, बट जो बैंड सिस्टम V डैश इक्वल टू 0 से स्टार्ट होते थे उनके लिए हमें
2 इंटेंस बैंड मिलते थे। यहाँ सिंगल इंटेंस बैंड नहीं मिलता था, यहाँ 2 इंटेंस बैंड मिलते थे। इसको और अच्छी तरह से नोट्स में लिखवाता हूँ, ठीक है। अगर इसे नोट करना है समझने के लिए तो नोट कर लो, ठीक है। अब एग्जाम में क्या लिख के आओगे वो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको नोट्स में क्या लिखना है वो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया है। मैंने यहाँ नोट किया है, इन एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड इजिली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। Such temperature, according to Boltzmann distribution law, most of molecule are in lowest vibrational state V'0 of ground electronic state। ब्रैकेट में मैंने ये भी नोट किया है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन V'=1 ऑफ और हायर स्टेट, और हायर स्टेट, ठीक है। इसका मतलब समझ लो, पहले यहां तक का मतलब समझ लो। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को मैं कैसे दिखाता हूं, हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को मैं E' से दिखाता हूं और इसे E" से दिखाता हूं। हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट होती हैं, तो V'=0, V'=1, V'=2, V'=3, V'=4, V'=5, ऐसी और स्टेट बन सकती है, ठीक है। तो नीचे वाली यानी लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी ग्राउंड एनर्जी स्टेट के वाइब्रेशनल स्टेट को हम V" से शो कर रहे हैं, और हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वाइब्रेशनल स्टेट को हम V' से दिखा रहे हैं। V'0, V'1, V'2, V'3, V'4, V'5। याद रखना जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होंगे जो वाइब्रेशनल लेवल के बीच की गैपिंग है वो डिक्रीज होती जाएगी, जैसे कि मैंने दिखाने की कोशिश की है। और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे तो लेवल काफी पास पास आएंगे, जैसे बहुत डेंस होंगे, ठीक है। तो अब ये समझते हैं, कहने का मतलब ये है जो एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट होता है या एक तरह से एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा रूम टेम्परेचर पे भी हमें मिल सकता है। तो रूम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में मैक्सिमम मॉलिक्यूल यहां पे होते हैं। क्लियर हो गई बात, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहां पे मैंने यही चीज बताई है कि जो एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं या उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। एट सच टेम्परेचर बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में होते हैं। तो लोवेस्ट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर क्या है, V'0 है। तो मैंने यहां दिखाया है द मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल आर इन लोवेस्ट वाइब्रेशनल स्टेट V'=0 ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो ये कौन सी है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। समझ में आ गई बात, यानी जब हम रूम टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करते हैं तो बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के V'0 वाइब्रेशनल स्टेट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलते हैं। बहुत बहुत कम, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें V'0 स्टेट पे ही मिलेंगे, और बहुत कम यानी 1 या 2 मॉलिक्यूल हमें V'=1 वाइब्रेशनल क्वांटम स्टेट पे मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो चीज मेंशन कर दी है ताकि आप अपने माइंड में ये मत सोचो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कहने का मतलब है सारे मॉलिक्यूल हमें V'=0 पे ही मिलेंगे, नहीं, 2-4 मॉलिक्यूल हमें V'=1 पे भी मिल सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये कब हम कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे। तब ऐसी कंडीशन हमें मिलती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बनाना चाहो इस स्टेटमेंट के साथ तो बना सकते हो, ठीक है। देयरफॉर वी गेट सिंगल प्रोग्रेशन। अब ये प्रोग्रेशन क्या है, तो जब रूम टेम्परेचर पे हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चाहिए, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा कि हम इसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे, यानी इन मॉलिक्यूल के ऊपर जब हम रेडिएशन डालेंगे तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल
ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जंप करेंगे, करेंगे नहीं, जंप करेंगे इस तरह से। क्लियर हो गई बात? अब क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें कहां मिल रहे हैं, इस स्टेट में मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल V डबल डैश इक्वल टू 0 स्टेट पे है, तो जितने भी ट्रांजिशन होंगे वो यहीं से तो होंगे। और ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है हमारा, ऐसा होता है V सिंगल डैश कॉमा V डबल डैश, ये ट्रांजिशन की लाइन बताता है, यानी ये बताता है कि ट्रांजिशन V डबल डैश से V सिंगल डैश में हो रहा है। अब अगर हम इस ट्रांजिशन की बात करें तो हमें सिंपल सी बात है, एक ही तो प्रोग्रेशन मिलेगा। प्रोग्रेशन क्या हुआ, जो ट्रांजिशन, ठीक है, ऊपर का स्टेटमेंट में मिटा दूं, कहां तक, यहां तक मिटा देता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि कैसा हमें प्रोग्रेशन मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ट्रांजिशन हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, 0,0 एक ट्रांजिशन हो गया, 1,0 दूसरा ट्रांजिशन हो गया, 2,0 तीसरा, 3,0 चौथा, 4,0 पांचवा, इस तरह से ये और बैंड नजदीक नजदीक आते लग जाएंगे, ठीक है। 4,0 इस तरह से, ऐसे हमें एक, ये इसको हम क्या कहेंगे, बैंड सिस्टम, बैंड सिस्टम। अब इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने ऐसे दिखाया है, V डैश कॉमा V डबल डैश, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें एक बैंड सिस्टम मिलता है, सिर्फ एक सिंगल बैंड सिस्टम मिलता है। कब, जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं। क्लियर हो गई बात? मैंने दिखाया है देयरफॉर वी गेट सिंगल प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन को कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्रेशन कहने का मतलब है, इसको हमने एक चीज यानी एक क्वांटम यानी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को हमने कांस्टेंट रखा है और किसको इंक्रीज कर रहे हैं, हम V डैश को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो इससे जो बैंड सिस्टम हमें मिलता है उसे हम V डैश प्रोग्रेशन कहते हैं, प्रोग्रेशन। इसे हम V डैश प्रोग्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे V डैश क्वांटम नंबर ही इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम इसे V डैश प्रोग्रेशन कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखवाया है देयरफॉर वी गेट अ सिंगल प्रोग्रेशन, यहां से हमें एक सिंगल प्रोग्रेशन ही मिलेगा, बिकॉज को यहाँ पे यानी V डबल डैश इक्वल टू 1 पे तो हमारे पास मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो यहां से कोई प्रोग्रेशन हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां से भी प्रोग्रेशन मिल सकता था इस तरह से, इस तरह से और प्रोग्रेशन भी मिल सकते थे, ठीक है। बट ये मिल नहीं रहे बिकॉज इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, इस पे हमारे पास मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं है। तो इस स्टेट में मॉलिक्यूल नहीं है, इसीलिए हमें सिर्फ V डबल डैश इक्वल टू 0 के लिए जो हमें प्रोग्रेशन मिलता है, सिर्फ एक ही प्रोग्रेशन मिलता है, जिसे हम सिंगल बैंड सिस्टम, यानी यहां से हमें क्लियर हो गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी एक एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमें सिर्फ एक ही बैंड सिस्टम मिलेगा। क्लियर हो गई बात? दैट मतलब इसका मतलब क्या है, जो वी गेट सिंगल प्रोग्रेशन V डबल डैश इक्वल टू 0 टू V सिंगल डैश 0 1 2 3 इस टाइप का प्रोग्रेशन मिलेगा, अपीयर इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये अपीयर होगा। दैट इज यानी ये मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखा है, दैट इज वी गेट अ सिंगल बैंड सिस्टम, यानी हमें सिर्फ एक ही बैंड सिस्टम मिला है। फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ हमें सिंगल बैंड सिस्टम मिलेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। दैट इज बैंड सिस्टम कन्वर्ज एट अ पॉइंट टू ट्रांजिशन V डबल डैश इक्वल टू 0 टू V सिंगल डैश इक्वल टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब क्या है, इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहां से तो मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन हो नहीं रहा है, मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, V डबल डैश इक्वल टू 0 से। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिशन होता हुआ कहां पे मिल जाता है, यहां, यानी जहां पे ये एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम V इक्वल टू इनफाइनाइट बोल रहे हैं। जहां पे जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल लेवल है वो जब मैक्सिमम हो जाती है तो उसको हम V डैश इक्वल टू इनफाइनाइट क्वांटम नंबर दिखाते हैं। तो जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं ना तो ये सीरीज कन्वर्ज हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है कहीं इनफाइनाइट पे ये ऐसे बैंड मिल जाए, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा।
इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को ही हम क्या कहते हैं, कंटिनम, NUUM, कंटिनम मिलता है हमें। यानी जब जो ट्रांजिशन किसके करस्पॉन्ड होता है, V डबल डैश 0 से V सिंगल डैश इनफाइनाइट पे जो ट्रांजिशन होता है वहां पे हमें क्या मिलता है, कंटिन्यूम, यानी एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। तो मैंने वही चीज लिखाई है, दिस बैंड सिस्टम कन्वर्जेज, यानी ये बैंड सिस्टम कहां पे खत्म होगा, जब ट्रांजिशन V डबल डैश 0 से V सिंगल डैश इनफाइनाइट पे होगा। ठीक है, एट अ पॉइंट, यानी V इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट 0 कहने का मतलब V डैश की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और V डबल डैश की वैल्यू क्या है, 0, टू ट्रांजिशन V डबल डैश 0 टू V सिंगल डैश इनफाइनाइट, वेयर अ कंटिन्यूम ज्वाइन द बैंड सिस्टम, ये कंटिन्यूम ये बैंड सिस्टम को ज्वाइन करता है। क्लियर हो गई बात। सच टाइप ऑफ बैंड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंटेंस बैंड लाइक 0 0 फॉर O2 मॉलिक्यूल। तो जो ये मैंने बैंड सिस्टम लिखा है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए था, O2 मॉलिक्यूल का था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब भी हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं, जब भी हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बैंड सिस्टम मिलता है, इस तरह से जैसे मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए दिखाया, और उस बैंड सिस्टम में सिर्फ एक ही इंटेंस बैंड मिलता है। तो यहाँ पे इंटेंस बैंड किसको बोल रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यानी ये 0 0 बैंड की इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, इसलिए हम इसे यहाँ इंटेंस बैंड कह रहे हैं। यानी हम ये कहेंगे कि जितना भी मॉलिक्यूल का जितने भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देखा, एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बैंड सिस्टम मिलता है, और उस बैंड सिस्टम में सिर्फ हमें एक ही इंटेंस बैंड मिलता है। समझाने का ये मतलब था, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था। अब इसको मैं मिटा दूं, अब इनिशियल बैंड सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं इनिशियल एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो नोट्स में क्या लिख रहा है मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया, मैं पढ़ लेता हूं। On the other hand, initial experiment required a much higher temperature than room temperature. So a large number of vibrational level of excited electronic state are appreciably populated. ठीक है, पहले यहां तक समझा देते हैं पॉपुलेटेड तक। ठीक, मैंने क्या कहा, देखो इनिशियल स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करने के लिए हमें मॉलिक्यूल को लार्ज टेम्परेचर या मच हायर टेम्परेचर देन रूम टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी मॉलिक्यूल को मुझे पहले से एक्साइटेड करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल को पहले से एक्साइटेड करने के लिए मुझे मॉलिक्यूल को टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। यानी रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर जब हम मॉलिक्यूल को देते हैं तब जाके वो हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में पहुंचता है। यानी मॉलिक्यूल को अगर मुझे इस हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यानी ई सिंगल डैश स्टेट में अगर मुझे मॉलिक्यूल को पहुंचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को रूम टेम्परेचर से भी कहीं ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल कहां पहुंच जाएगा, इस हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। अब इस हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में पहुंचने पे एक जो चीज हो रही है वो क्या है कि अब यहाँ पे मॉलिक्यूल कहीं पे भी रह सकता है, किसी भी वाइब्रेशनल स्टेट में रह सकता है। यानी V सिंगल डैश 0 पे भी रह सकता है, V सिंगल डैश 1 पे भी रह सकता है, V सिंगल डैश 2 पे भी रह सकता है, V सिंगल डैश 3 पे भी रह सकता है, V सिंगल डैश 4 पे भी रह सकता है, इनफैक्ट V सिंगल डैश 5 पे भी रह सकता है। इस तरह से मॉलिक्यूल किसी भी वाइब्रेशनल लेवल पे रह सकता है ऑफ हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, क्योंकि मॉलिक्यूल को मैंने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया ना। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते अब मॉलिक्यूल यहाँ होगा, अब यहाँ होगा, मॉलिक्यूल यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, मॉलिक्यूल कहीं पे भी हो सकता है ऑफ हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। इसका मतलब जब भी मैं इनिशियल स्पेक्ट्रम निकालूंगा तो मॉलिक्यूल मेरे पास पहले से ही हायर वाइब्रेशनल लेवल पे होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मैं मैक्सिमम दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम यानी 5 दिखा देता हूँ, यहाँ पे 4 दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3 दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1 दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3 दिखा देते हैं, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 1। इस तरह से जो ये कॉन्फ़िगरेशन है यानी मॉलिक्यूल का अब वाइब्रेशनल स्टेट में रहने का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट से अलग है। क्लियर हो गई बात। जब रहने का यानी जो मॉलिक्यूल के किसी वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में रहने का कॉन्फ़िगरेशन एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट से अलग है तो इसका जो
इमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से बिल्कुल अलग आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो स्पेक्ट्रम भी अलग आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, यानी ये लाइन जो बोल रही है इसका मतलब सो लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यानी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल, लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल यानी हर एक वाइब्रेशनल लेवल वाइब्रेशनल लेवल आर पॉपुलेटेड, मैंने यहां लिखा है आर एप्रेसिबली पॉपुलेटेड। एप्रेसिबली पॉपुलेटेड कहने का मतलब है कि हर एक वाइब्रेशनल लेवल में मेरे मॉलिक्यूल होंगे, इतनी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी कि वो हर एक वाइब्रेशनल लेवल पे होंगे ऑफ हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। क्लियर हो गई बात? अब यहां से समझते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए तो इतनी बात मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक हम मिटा देते हैं जहां तक आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे मेरा बोर्ड है छोटा और समझाने के लिए चाहिए आपको स्पेस, ठीक है। तो स्पेस बना लेते हैं। तो इतना होने के बाद होता क्या है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता क्या है? सो लार्ज नंबर ऑफ वी डबल डैश प्रोग्रेशन, सो लार्ज नंबर ऑफ वी डबल डैश प्रोग्रेशन। अब वी डबल डैश प्रोग्रेशन क्या है, मैं दो दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, इसे वी डबल डैश 0 कर देते हैं, इसे वी डबल डैश 1 कर देते हैं, इसे वी डबल डैश 2 कर देते हैं, इसे वी डबल डैश 3 कर देते हैं, इसे वी डबल डैश 4 कर देते हैं, इसे वी डबल डैश 5 कर देते हैं, ठीक है। अब वी डबल डैश प्रोग्रेशन यानी वी डबल डैश चेंज होगा। प्रोग्रेशन मतलब, इसका मतलब ही यही होता है, प्रोग्रेशन अगर मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि इसका चेंज होगा। वी डबल डैश चेंज करेगा किसमें, जब हम बैंड सिस्टम को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। अभी करके दिखा रहे हैं। तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रेशन देख लेते हैं। तो एक प्रोग्रेशन करस्पॉन्डिंग टू वी सिंगल डैश इक्वल टू 0 के करस्पॉन्ड जो प्रोग्रेशन होगा, देखो ये यहां पे भी जा सकता है, ये यहां पे भी जा सकता है, ये यहां पे भी जा सकता है, ठीक है। ये यहां पे भी जा सकता है, ये यहां पे भी जा सकता है और ये यहां पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है इसको मैं कैसे दिखा सकता हूं, 0 0 0 1 सॉरी 1 0 2 0 3 0 ऐसी 4 0, इस तरह से मुझे एक बैंड सिस्टम मिलेगा। किसके करस्पॉन्ड, ये जो चेंज हो रहा है ये किसमें चेंज हो रहा है, अरे ये तो उल्टा कर दिया मैंने। यहां पे जो चेंज हो रहा है हमें किस चीज को फिक्स रखना है, वी सिंगल डैश को, यानी ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, क्योंकि लिखने का तरीका ऐसा ही होता है, ठीक है। यहां पे मैं दिखा दूं तो ये जो लाइन है ये 0 0 की लाइन है, और ये जो लाइन है ये जो सिंगल 1 पे जा रही है लाइन, ये है 0 1 की लाइन, और जो ये लाइन है ये 0 2 की लाइन है। इस तरह से हम हर एक लाइन के करस्पॉन्ड हमें एक बैंड मिलता है, और जो ये मिल रहा है हमें इसे हम बैंड सिस्टम कहते हैं, बैंड सिस्टम। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे खास क्या बात थी, ठीक है। इस तरह से हमें एक बैंड सिस्टम मिला, ऐसे ही और भी बैंड सिस्टम मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन चारों मॉलिक्यूल को मैं यहां दिखा दूं तो ये चारों मॉलिक्यूल भी एक बैंड सिस्टम बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से। तो इनका बैंड सिस्टम मैं दिखा दूं तो इनका जो दूसरे मॉलिक्यूल का जहां पे हमने क्या करा है वी सिंगल डैश इक्वल टू 2 के लिए जो बैंड सिस्टम आएगा उसको भी हम वी डबल डैश प्रोग्रेशन ही बोलेंगे, यानी सारे बैंड सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, वी डबल डैश प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से कई सारे बैंड सिस्टम मिल सकते हैं इन इनिशियल स्पेक्ट्रम, इन इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब हम ये चीज समझते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ वी डैश प्रोग्रेशन, यानी
यहां पे मैं दूसरा वी डैश प्रोग्रेशन दिखा रहा हूं, इसे भी हम वी डबल डैश प्रोग्रेशन ही बोलेंगे। इसका मतलब मुझे लार्ज नंबर ऑफ वी डबल डैश प्रोग्रेशन मिलेंगे, ये इसीलिए मैंने ये लाइन लिखवाई है। सो लार्ज नंबर ऑफ वी डबल डैश प्रोग्रेशन अपीयर इन इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी हर एक इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए मुझे लार्ज नंबर ऑफ बैंड सिस्टम भी मिलेंगे। वही मैंने लिखवाया, दैट इज अ सिंगल इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कंसिस्ट नंबर ऑफ बैंड सिस्टम। यानी एक इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए मुझे कई सारे बैंड सिस्टम मिलेंगे, जैसे मैंने दो अभी दिखाए हैं। ठीक है, इसको अब मिटा देता हूं। ठीक है, और स्पेस चाहिए कुछ और समझाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं मिटा देता हूं। ठीक, यहां तक मिटा देते हैं, अब समझते हैं आगे। ठीक है, यहां तक समझ गए थे। अ बैंड सिस्टम राइज फ्रॉम वी डबल डैश प्रोग्रेशन फॉर वी डैश इक्वल टू 0। कहने का मतलब है, यही तो मैंने दिखाया था, जो ये डायग्राम है जो मैंने अभी दिखाया था, क्या 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। इंटेंसिटी पे ध्यान मत देना, इंटेंसिटी में मेंशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इंटेंसिटी आप ये मत बोल देना कि एक सिंगल इंटेंस बैंड मिल रहा है, मैं बस बैंड सिस्टम दिखा रहा हूं कि बैंड सिस्टम को नाम क्या दिया है। तो जो ये प्रोग्रेशन है, इसको लिखने का क्या तरीका है, इसे हम वी डबल डैश प्रोग्रेशन, ठीक, इसे क्या बोलेंगे हम, इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, वी डबल डैश प्रोग्रेशन फॉर वी सिंगल डैश इक्वल टू 0, इसका एक नाम हो जाएगा। ऐसे ही हमें और भी प्रोग्रेशन मिलेंगे, वी डबल डैश प्रोग्रेशन फॉर वी सिंगल डैश इक्वल टू 1। यानी दूसरा प्रोग्रेशन क्या मिलेगा, जब हम वी, यहां पे वी, देखो लिखने का तरीका क्या है, वी सिंगल डैश वी डबल डैश, पीछे वाला नंबर वी डबल डैश को शो कर रहा है, यानी ये भी तो दूसरा प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें कई सारे वी डबल डैश प्रोग्रेशन मिल रहा है। हर एक वी डैश प्रोग्रेशन, हर एक सिंगल वी डैश प्रोग्रेशन हमें बैंड सिस्टम देता है, याद रखना, बैंड सिस्टम। ये भी हमें एक क्या देगा, बैंड सिस्टम देगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वी गेट सिंगल इंटेंस बैंड सिस्टम। ठीक है, सिंगल इंटेंस बैंड सिस्टम। ठीक है, यहां पे मैं एक सिंगल टर्म में लिखूं, वी डैश 0, वी डैश 1, वी डैश 2, वी डैश 3, इस तरह से हमें कई सारे वी डैश 4, इस तरह से हमें बैंड सिस्टम मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, वी गेट अ सिंगल इंटेंस बैंड, मतलब अब बैंड सिस्टम, यानी किस बैंड सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस बैंड सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी के लिए हम किस बैंड सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम किस बैंड सिस्टम की बात कर रहे हैं, अ बैंड सिस्टम राइज फ्रॉम वी डबल डैश प्रोग्रेशन फॉर वी डैश इक्वल टू 0, यानी हम इस बैंड सिस्टम की बात कर रहे हैं, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, इस बैंड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आगे तक जाएगा। इसको, इस बैंड सिस्टम को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, वी सिंगल डैश से, वी सिंगल डैश 0 से सारे ट्रांजिशन अलग अलग वी डबल डैश पे हुए, वी गेट अ सिंगल इंटेंस बैंड। तो इस टाइप के बैंड सिस्टम में हमें सिर्फ एक ही इंटेंस बैंड मिलता है, तो हम एक इंटेंस बैंड दिखा देते हैं, जो अभी हमने 0 0 दिखाया फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल किसका है, O2 मॉलिक्यूल का। क्लियर हो गई बात। वी गेट अ सिंगल बैंड सिस्टम, यानी अगर मैं कहूं वी डबल डैश प्रोग्रेशन फॉर वी, तो इस बैंड सिस्टम में हमें सिंगल इंटेंस बैंड मिलता है, सिंगल इंटेंस बैंड। क्लियर हो गई बात। यानी इनिशियल स्पेक्ट्रम में भी हमें जब बैंड सिस्टम मिलता है, तो एक ऐसा बैंड सिस्टम होता है जिसको हमने यहां मेंशन किया, उस बैंड सिस्टम में सिंगल इंटेंस बैंड होता है। ठीक है, अब इस चीज को बता दूं, ठीक,
बट बैंड सिस्टम्स, बट इसके अलावा जितने भी बैंड सिस्टम है, यानी बैंड सिस्टम्स कहने का मतलब इस बैंड सिस्टम के अलावा जितने भी बैंड सिस्टम हैं, जिनके लिए हम क्या बोले, वी सिंगल डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ऐसे बैंड सिस्टम जिनके लिए वी सिंगल डैश की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, इसे 1 कर देते हैं। इस तरह से जो भी जितने भी बैंड सिस्टम आएंगे जिसमें वी डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी यहाँ वी डैश की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इस टाइप के जितने भी बैंड सिस्टम होंगे, इस टाइप के जितने भी बैंड सिस्टम्स होंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। राइज फ्रॉम द वी डबल डैश प्रोग्रेशन, तो ये भी वी डबल डैश प्रोग्रेशन है, बिकॉज यहाँ पे वी डबल डैश की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसीलिए हम इसे वी डबल डैश प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। तो ये भी एक वी डबल डैश प्रोग्रेशन है। तो वी डबल डैश प्रोग्रेशन फॉर वी सिंगल डैश ग्रेटर देन 0 वी गेट 2 इंटेंस बैंड फॉर ईच बैंड सिस्टम, यानी हर एक बैंड सिस्टम के लिए। अब इस टाइप के हर एक बैंड सिस्टम के लिए हमें 2 इंटेंस बैंड मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 इंटेंस बैंड इन दोनों को दिखा दूंगा और बाकी सब की इंटेंसिटी क्या है, कम है, बस 2 इंटेंस बैंड हम यहां दिखा देते हैं। वो कौन से हैं, ये 2 है। तो कहने का मतलब क्या है, इनिशियल स्पेक्ट्रम में जो हमें बैंड सिस्टम मिलते हैं, तो बहुत सारे बैंड सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें 2 इंटेंस बैंड मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अदरवाइज मैंने लाइनें तो नोट करवाई दी है, नोट्स में लिख लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बैंड सिस्टम की हम स्टडी करते हैं, तो सिर्फ एक ही बैंड सिस्टम जो हमें ऐसे मिलता है, उसी में सिर्फ एक इंटेंस बैंड होता है। अदरवाइज जितने भी बैंड सिस्टम होते हैं, ठीक है, अदरवाइज जितने और बैंड सिस्टम होते हैं, आप क्या लिखोगे, इसके अलावा जितने भी बैंड सिस्टम होते हैं, बैंड सिस्टम और वी सिंगल डैश ग्रेटर देन 0 ऑल हैव, ईच बैंड सिस्टम है, ठीक है, ईच सच बैंड सिस्टम consist टू इंटेंस बैंड। ठीक है, ये फाइनल लाइन है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इनिशियल एक्सपेरिमेंट में क्या मिलता है हमें, कि सिर्फ एक ही बैंड सिस्टम के पास एक इंटेंस बैंड होता है, बट उसके अलावा जितने भी बैंड सिस्टम हमें मिलते हैं, उन सभी के सभी बैंड सिस्टम में हमें 2 इंटेंस बैंड मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहे थे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो आगे आप ये भी लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट मैक्सिमम टाइम्स एब्जॉर्प्शन बैंड सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम इमिशन बैंड सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में होता क्या था, इमिशन बैंड सिस्टम और एब्जॉर्प्शन बैंड सिस्टम मैक्सिमम टाइम डिफरेंट मिलते थे। क्लियर हो गई बात? तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम में एक चीज छुपी हुई है, यानी सिंगल टाइम, यानी कुछ सिंगल केस ऐसे भी मिलते थे जिसमें इमिशन बैंड सिस्टम और एब्जॉर्प्शन बैंड सिस्टम भी सेम होते थे। कहने का मतलब ये मैक्सिमम टाइम में एक और बात छुपी हुई है, यानी कुछ सिंगल टाइम ऐसे भी केसेस देखने के लिए मिलते थे कि इमिशन बैंड सिस्टम और एब्जॉर्प्शन बैंड सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल सेम होता था। ठीक है, वो कैसे केस होते थे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर आगे मैंने लिखवाया, इन फैक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वी गेट नंबर ऑफ इमिशन बैंड सिस्टम। हमने देखा है कि नंबर ऑफ इमिशन बैंड सिस्टम हमें देखने के लिए मिलते थे फॉर ईच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच ऑल आर डिफरेंट। यानी अगर मैं कहूं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जितने भी इमिशन बैंड सिस्टम हमें मिल रहे हैं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट ही मिलते थे। यानी उनका जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो या उनकी जो पोजीशन हो, बैंड की जो पोजीशन हो, वो डिफरेंट होती थी।
या उनका जो पैटर्न मिलने का जो पैटर्न होता था वो भी डिफरेंट होता था। एक बैंड सिस्टम का एकदम डिफरेंट होता था, दूसरे बैंड सिस्टम का सबसे डिफरेंट होता था। ऐसे सारे बैंड सिस्टम एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझने के लिए थी, इसीलिए मैंने नोट करवा दी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इतने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें मैंने अभी लिखवाए, उन सबको अब हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, तो अब एक्सप्लेन करते हैं जितने पॉइंट मैंने एक्सपेरिमेंटली डिस्कस किए थे। तो एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालोगे और फिर उसके बाद आप नोट करोगे, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल वी डबल डैश जीरो से जो ट्रांजिशन हो रहा है वी सिंगल डैश 0 1 2 3 प्रोग्रेशन, ये क्या कौन सा प्रोग्रेशन है? ये एब्जॉर्प्शन वाला प्रोग्रेशन है। फॉर एब्जॉर्प्शन इज एग्जैक्टली सेम एज वी सिंगल डैश 0 2 वी डबल डैश 0 1 2 3 टाइप का जो प्रोग्रेशन है उससे एग्जैक्टली सेम होते थे। तो कैसे होते थे एक बार देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक ये बैंड हो गया, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम लिखा है एक इनिशियल, एक ये इस टाइप का जो है इसे हम एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड सिस्टम। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन बैंड सिस्टम यहां से मिलेगा और यहां से हमें इमिशन बैंड सिस्टम मिलेगा। ठीक है, लाइट भागती रहती है। ठीक है, तो अभी समझा देता हूं कि मैंने क्या लाइनें लिखवाई हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इसे हम ई सिंगल डैश बोल देते हैं, इसको हम ई डबल डैश बोल देते हैं। यहाँ पे भी ई सिंगल डैश ई डबल डैश। ठीक, अब समझा देता हूं कि अकॉर्डिंग, मतलब जो मैंने ये लाइनें नोट कराई हैं पहले पढ़ देता हूं फिर समझाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल वी डबल डैश 0 2 वी सिंगल डैश 0 1 2 3 4 प्रोग्रेशन फॉर absorption is exactly same to v single dash equal to 0 to v double dash 0 1 2 3 4 progression, but position of maximum intense band is depend upon the relative position r e single dash minus r e double dash of minima of position potential energy curve, means both cases, means in both cases, यहाँ पे लिख देना means in both cases we get only a single intense band। तो कहने का मतलब क्या है, एक एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन दिखा देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन में क्या करते हैं, यहां से दिखाएंगे वी डबल डैश 0 से जितने भी ट्रांजिशन होंगे कहां पे होंगे, वी सिंगल डैश 0 वी सिंगल डैश 1 वी सिंगल डैश 2 वी सिंगल डैश 3 वी सिंगल डैश 4, इस तरह से जितने भी ट्रांजिशन होंगे। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से जितने भी ट्रांजिशन होंगे वो हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वी डबल डैश 0 से सारे ट्रांजिशन कहां पे हो रहे हैं, 0 से वी सिंगल डैश 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे। तो इस टाइप के जो ट्रांजिशन है ये किसके ट्रांजिशन है, एब्जॉर्प्शन में। तो ये जो हमें बैंड सिस्टम देंगे, इस ट्रांजिशन से जो हमें बैंड सिस्टम मिलेगा वो बैंड सिस्टम फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इमिशन स्पेक्ट्रा जो V सिंगल डैश 0 से V डबल डैश 0 V डबल डैश 1 V डबल डैश 2 V डबल डैश 3 V डबल डैश 4 एंड V डबल डैश 5। तो ये जो ट्रांजिशन हमें बैंड सिस्टम देगा कैसा, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, पांचवा ये, छठा ये, इस टाइप का प्रोग्रेशन हम कैसे दिखा रहे हैं, वी सिंगल डैश टू वी डबल डैश 0 1 2 3, यानी ये इस टाइप के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बैंड सिस्टम देगा, बैंड सिस्टम, तो फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये दोनों ही बैंड सिस्टम
एग्जैक्टली सेम होंगे। वही मैंने कहा है कि एब्जॉर्प्शन इज एग्जैक्टली सेम, यानी ये दोनों ही बैंड सिस्टम फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई करें तो एग्जैक्टली सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम आएंगे। ठीक है, अब कैसे सेम आएंगे? तो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि यहां से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं समझा तो इसको समझा दूं कि कैसे दोनों की इंटेंसिटी या दोनों का जो बैंड सिस्टम है कैसे सेम आएगा। बिकॉज दोनों ही बैंड सिस्टम में अगर मैं इसका दिखाऊं, ठीक है, जैसे इस बैंड सिस्टम को मैं यहां दिखाने की कोशिश करूं तो जो बैंड मिलेंगे वो कौन कौन से बैंड मिलेंगे? 0 0, ठीक है, 1 0, 2 0, 3 0, मतलब यहां से जो बैंड सिस्टम मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। और अगर मैं यहां पे इसका बैंड सिस्टम दिखाने की कोशिश करूं तो इसका बैंड सिस्टम भी हमें कहां मिलेगा? 0 0, ठीक है, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, इसी टाइप से मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो इसका पैटर्न है, जैसे इसके बैंड के मिलने का जो पैटर्न है वो करेक्टली सेम होगा इसके जो बैंड मिल रहे हैं उसके पैटर्न से। ठीक है, बस डिजिट का फर्क होगा। जैसे यहाँ पे जो पहला नंबर है वो चेंज हो रहा है, जैसे 0 1 2 3 ये नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर चेंज हो रहा है वो कौन सा? पीछे वाला नंबर है 0 1 2 3। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम बोलते हैं वी सिंगल डैश प्रोग्रेशन, और इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे जो नंबर चेंज हो रहा है डबल डैश नंबर चेंज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे वी डबल डैश प्रोग्रेशन। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, जो ये वी सिंगल डैश प्रोग्रेशन है फॉर किसके लिए? वी डबल डैश की वैल्यू जहां पे 0 हो, इसके लिए जो प्रोग्रेशन हमें मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो इस लेवल के लिए जो हमें प्रोग्रेशन मिलेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल एक और चीज बताता है। ठीक है, पहली बात तो यही कि इन दोनों का जो बैंड सिस्टम होगा उसका जो पैटर्न होगा वो एकदम सेम होगा। प्लस जो दूसरी बात है उसको समझाता हूं। ठीक है, दूसरी बात समझाता हूं कि इसमें सिर्फ एक ही इंटेंस बैंड मिलेगा। अब ये इंटेंस बैंड यानी इंटेंसिटी हम कैसे बता रहे हैं वो देख लो एक बार। ठीक है, मैंने इसके आगे क्या बोला था? बट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंस बैंड, यानी यहां पे एक हमें इंटेंस बैंड भी मिलेगा। ठीक है, उसकी पोजीशन किस पर डिपेंड कर रही है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ मिनिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो समझाते हैं ये क्या है। ठीक है, उसको समझाने के लिए यानी आगे के स्टेटमेंट को समझाने के लिए मुझे इस चीज को मिटाना पड़ जाएगा। ठीक है, ब्लर तो नहीं हो गया? ठीक है, तो देखो ये दो पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व को हमें लोकेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है? आर ई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये है एनर्जी, ये है ई डैश इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और ये ई डबल डैश इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। देखो इसका जो मिनिमा है उसको हम आर ई डबल डैश बोल रहे हैं, और जो इसका मिनिमा है इसके मिनिमा को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इसका मिनिमा कहां मिल रहा है हमें? आर ई सिंगल डैश पे। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें जब वी डैश 0 के करस्पॉन्ड या वी डबल डैश 0 के करस्पॉन्ड जब हमें प्रोग्रेशन मिलता है, प्रोग्रेशन जब हमें मिलता है, इन दोनों के ही करस्पॉन्ड जब हमें प्रोग्रेशन मिलता है तो वो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक ही इंटेंस बैंड मिलता है। अब वो इंटेंस बैंड की जो पोजीशन होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है? इन दोनों ही कर्व के मिनिमा के डिफरेंस के बराबर, यानी इंटेंसिटी ऑफ कर्व, यानी मैक्सिमम इंटेंस बैंड हमें किस पोजीशन पे मिलेगा वो डिपेंड करता है किस पे? आर ई सिंगल डैश माइनस आर ई डबल डैश पे। अब कैसे वो देख लो। ठीक है, देखो
फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लेवल दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां पे भी 3 लेवल दिखा देते हैं। मैं एब्जॉर्प्शन बैंड की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है, V डबल डैश 0 है, और ये V सिंगल डैश 0, V सिंगल डैश 1, V सिंगल डैश 2। तो मॉलिक्यूल मैक्सिमम टाइम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो ये कर्व की जो मिनिमम एनर्जी है, इस कर्व की जो मिनिमम एनर्जी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट दिखाता है ऑफ मॉलिक्यूल। यानी मैक्सिमम टाइम मॉलिक्यूल का एटम अपनी सेंट्रल पोजीशन यानी RE डबल डैश पे होगा। तो इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल V डबल डैश इक्वल टू 0 पे है तो मैक्सिमम टाइम मॉलिक्यूल इस पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, क्या क्यों इस पोजीशन पे रहेगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कर्व में अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम टाइम यानी साई मॉड के स्क्वायर की वैल्यू मिड पॉइंट पे ज्यादा होती है। इसका मतलब जब मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम टाइम एटम की पोजीशन इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे होती है। तो RE क्या है? इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। RE क्या है? इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो मैक्सिमम टाइम जो मॉलिक्यूल का एटम होता है वो अपनी इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे होता है। तो जब कोई ट्रांजिशन होता है तो मॉलिक्यूल इसी पोजीशन से ट्रांजिशन करता है। तो फॉर एग्जांपल यहां ट्रांजिशन करेगा, फॉर एग्जांपल यहां ना करके यहां करेगा या यहां करेगा। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व की V देखो 2 अलग अलग पोजीशन पे दिखाता हूं। ठीक है, ये हमने कहा लिखा है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कर्व का डायग्राम बना देते हैं विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो V इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहां, यानी मैक्सिमम टाइम मॉलिक्यूल इस पोजीशन पे होगा। लेकिन V इक्वल टू 1 पे इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मैक्सिमम पॉइंट मॉलिक्यूल या तो अपने टर्निंग पॉइंट पे मिल सकता है, यानी ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो ये वाला कर्व है ये साई मॉड का स्क्वायर है। तो यानी ये बता रहा है कि मैक्सिमम टाइम मॉलिक्यूल का एटम अपने टर्निंग पॉइंट पे हो सकता है। ऐसी अगर मैं थर्ड वाइब्रेशनल लेवल की बात करूं यानी V इक्वल टू 3 की बात करूं, V डबल डैश इक्वल टू 3 की बात करें तो इस केस में भी मैक्सिमम टाइम मॉलिक्यूल अपने टर्निंग पॉइंट पे ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल यहां से जब गया तो यहां पे उसके मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा थे। यानी यहां से वो मॉलिक्यूल अगर यहां गया है तो अभी भी देखो ये दोनों टर्निंग पॉइंट के बीच में एरो जा रहा है। इसका मतलब यहां पे जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। बट जैसे जैसे ये अपने टर्निंग पॉइंट से शिफ्ट होता जा रहा है प्रोबेबिलिटी मिलने की कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटेंसिटी कर्व दिखाऊं तो सबसे ज्यादा इंटेंस बैंड कौन सा होगा? देखो जो 0,0 पे ट्रांजिशन हो रहा है वो मोस्ट इंटेंस होगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व है वो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम कब हो रही है? जब दोनों टर्निंग पॉइंट के बीच में आ रहा है। तो दोनों टर्निंग पॉइंट के बीच में ये एरो जा रहा है, तो दोनों टर्निंग पॉइंट के बीच में जाने का मतलब है कि मॉलिक्यूल की इस पोजीशन में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट जैसे जैसे सेकंड स्टेट में क्या हो गया कि मॉलिक्यूल अब यहां ना पहुंच के यहां पहुंच रहा है, तो यहां पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस चीज को हम किससे दिखाएंगे? ये सिंगल डैश दिखा रहा है, ये डबल डैश दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1,0 की इंटेंसिटी और कम। और ऐसी तीसरी स्टेट में ये यहां पे पहुंचा मॉलिक्यूल। तीसरा, जब ये ट्रांजिशन यहां पे कर रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल कहीं यहां पे पहुंचा है, तो इस पोजीशन पे भी पहुंचने की इंटेंसिटी बहुत कम है। तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी और कम होगी, यानी 2,0 की इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल ही बात है कि फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल ये कहते हैं जब ट्रांजिशन V डबल डैश इक्वल टू 0 या V सिंगल डैश इक्वल टू 0 से जब कोई ट्रांजिशन होता है या जब कोई बैंड सिस्टम मिलता है प्रोग्रेशन से, तो हमें सिर्फ एक सिंगल इंटेंस बैंड मिलता है। क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल तो अपनी उस पोजीशन से ही चलना शुरू करेगा जहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है।
मॉलिक्यूल यहां से नहीं चलेगा ना यहां से चलेगा, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्रांजिशन कहां से करेगा, अपनी मिड पोजीशन से ट्रांजिशन करेगा और किसी एक स्टेट में जाएगा। फॉर एग्जांपल दूसरा डायग्राम देख लेते हैं, इसको और शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एक केस हो गया। अब हमने एक और दूसरा केस लिया कि हम इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को और शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा और दूर शिफ्ट कर देते हैं, इसको और समझने के लिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और दूर हो गई। ठीक है, तो जब पास थी, इससे पहली वाली पोजीशन में पास थी, तो जो मोस्ट इंटेंस बैंड था वो क्या था, 0 0 था। ठीक है, अब इस चीज को आप अपने माइंड में रखना, मैं मिटा रहा हूं। लेकिन जैसे ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या एक तरह से कहें मिनिमा ऑफ बोथ पोटेंशियल एनर्जी कर्व ज्यादा दूर हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, देखो V सिंगल लेस 0, V सिंगल लेस 1, V सिंगल लेस 2। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब ये यहां पे जाएगा तो यहां पे तो मॉलिक्यूल के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, मैंने अभी दिखाया था। यहां से देखो प्रोबेबिलिटी यहां मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम, टर्निंग पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, और ऐसी थर्ड, ये क्या है, V इक्वल टू 0, V इक्वल टू 1 और V इक्वल टू 2। थर्ड पोजीशन पे भी टर्निंग पॉइंट पे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखो मॉलिक्यूल कहां गया, इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व से बाहर गया, इसका मतलब यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैंड सिस्टम का स्पेक्ट्रा 0 0 की इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन और ऊपर ड्रॉ करोगे तो अब देखो ये कॉर्नर पे मिल रहा है, यानी टर्निंग पॉइंट पे मिल रहा है, यानी इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1 0 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। लेकिन अब जैसे ही और ऊपर ट्रांजिशन होगा तो ये अपने टर्निंग पॉइंट से थोड़ा दूर हो रहा है, यानी ये कहीं यहां पे पहुंच रहा है मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब यहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, यानी अब इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इस तरह से इंटेंसिटी जैसे जैसे हायर लेवल पे पहुंचेगा, टर्निंग पॉइंट से दूर होता जाएगा, इसका मतलब इंटेंसिटी और डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट मैंने समझाया कि क्या है, बट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी बैंड, यानी मैक्सिमम इंटेंस बैंड की जो पोजीशन है इज डिपेंड अपॉन रिलेटिव पोजीशन, इन दोनों की, यानी दोनों मिनिमा की रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करती है, ऑफ मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। मीन्स इन बोथ केसेस वी गेट ओनली सिंगल इंटेंस बैंड। हम दोनों ही केस में एक सिंगल इंटेंस बैंड हमें मिलेगा, बट उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमें सीरीज तो यही मिली है, बट यहाँ पे इंटेंस बैंड क्या है, 0 0, बट इस केस में इंटेंस बैंड क्या है, 1 0। तो इस तरह से आई होप आपको ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है वो समझ में आ गया हो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और बाकी पॉइंट भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी ट्रांजिशन या तो V डबल डैश, V सिंगल डैश 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, V सिंगल डैश डबल डैश 0, V डबल डैश 1, V डबल डैश 2, इस टाइप से जो ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, चाहे यहां जाए या यहां जाए या यहां जाए, ठीक है। तो इस टाइप यानी या तो ट्रांजिशन V सिंगल डैश 0 से स्टार्ट हो, या ट्रांजिशन V डबल डैश 0 से स्टार्ट हो, V डबल डैश 0 से जो ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, 0 0 1 2, तो इस टाइप से जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं या इस टाइप से जो हमें प्रोग्रेशन मिलता है, ठीक है, वो एक ही जैसे प्रोग्रेशन मिलते हैं, बट इंटेंस बैंड की पोजीशन इधर उधर हो सकती है। वही मैंने समझाया था। कहने का मतलब है कि इस टाइप के, यानी कहने का मतलब है जब मैंने V को 0 करा और V डबल डैश प्रोग्रेशन निकाला, ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी प्रोग्रेशन होंगे जिसमें हमने V सिंगल डैश को कांस्टेंट रखा है और V डबल डैश की वैल्यू क्या रखी है, 0 1 2 3 4 5, तो हमें सिंगल इंटेंस बैंड मिलेगा, सिंगल इंटेंस
बैंड मिलेगा। यही मैंने लिखवाने की कोशिश भी की थी और समझाने की भी कोशिश की थी। इसी तरह से चाहे वो एब्जॉर्प्शन का भी हो, जिसमें हमने V डबल डैश जीरो को क्या लिखा है, कांस्टेंट, तो ये कौन सा प्रोग्रेशन हो गया, V सिंगल डैश प्रोग्रेशन हो गया। यानी कहने का मतलब है V सिंगल डैश प्रोग्रेशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से जो बैंड सिस्टम हमें मिलेगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक बैंड सिस्टम मिलेगा। उस बैंड सिस्टम में सिर्फ एक सिंगल इंटेंस बैंड होगा। इस केस में भी हमें एक बैंड सिस्टम मिलेगा, बैंड सिस्टम, और उसमें भी सिर्फ एक सिंगल इंटेंस बैंड होगा, सिंगल इंटेंस बैंड होगा। उसकी पोजीशन इधर उधर हो सकती है, वो किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों के मिनिमम पॉइंट की पोजीशन पे, यानी इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी कर्व के मिनिमा के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, और मिलेगा हमें सिंगल इंटेंस बैंड। तो ये हमने फ्रैंक गर्डन प्रिंसिपल से समझा दिया। ठीक है, मैं मिटा दूं अब इसको, अब आगे समझते हैं। तो अब ये समझते हैं कि फॉर दीज काइंड ऑफ बैंड सिस्टम, यानी बैंड सिस्टम जब V डैश इक्वल टू 1 से V डबल डैश इक्वल टू 2 में, V डबल डैश इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 etc, या V सिंगल डैश इक्वल टू 2 से V डबल डैश 0 1 2 3 4 5 6 etc, इस तरह से जब बैंड सिस्टम जनरेट होता है, तो हमें तब क्यों दो इंटेंस बैंड मिलते हैं, तब क्यों नहीं हमें सिंगल इंटेंस बैंड मिलता है। तो उसका रीजन समझते हैं। पहले तो वही बात कर लेते हैं कि देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, इनिशियल स्पेक्ट्रम में, क्योंकि टू इंटेंस बैंड हमें कब मिलते हैं बैंड सिस्टम में, जब हम इनिशियल स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि V सिंगल डैश जीरो से जब V सिंगल डैश डबल डैश जीरो पे, V डबल डैश 1 पे, V डबल डैश 2 पे जब ट्रांजिशन होता था तो क्या होता था, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के ट्रांजिशन करने की मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन क्या थी, जहां पे उसके मिलने के चांसेस ज्यादा थे, मिड पॉइंट पे। तो ट्रांजिशन यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था, ठीक है, और भी पोजीशन पे हो सकता था। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती थी, जब दोनों पोजीशन, जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है, दोनों की पोजीशन मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल हो। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कहाँ पे, ये एक तरह से कॉर्नर पॉइंट पे गिर रहा है। कहने का मतलब है इससे एक और हायर स्टेट देख लें, यहाँ पे V डबल डैश इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये दूर चला गया, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली, ये कॉर्नर पॉइंट पे गिर रहा है। तो कहने का मतलब ये लाइन में मिटा देता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें कब मिलती है, जब मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन से ट्रांजिशन स्टार्ट करके किसी दूसरी मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन पे जंप करता है। तो यहाँ पे दूसरी मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ये है क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी कर्व कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब जो 0 से 1 ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन है ये इंटेंस बैंड देगा, और हमें हमेशा एक ही इंटेंस बैंड मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ इस टाइप के ट्रांजिशन में, ठीक है। यानी इस टाइप के प्रोग्रेशन में V सिंगल डैश 0 से V डबल डैश 0 1 2 3 4 5, इस टाइप के ट्रांजिशन में हमें सिर्फ 0,1 ही इंटेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जहां से वो जंप करना शुरू करता है वो भी मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन है मॉलिक्यूल की, और जहां पे उसने जंप कर दिया है वो भी एक मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन है। इस वजह से हमें सिर्फ एक ही इंटेंस बैंड मिलता है। बट अब इस टाइप के बैंड सिस्टम में ऐसा क्या हुआ कि हमें दो इंटेंस बैंड मिल रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दिखा दी। तो हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में हमने कौन सी स्टेट दिखा दी, एक तो V, ये है V डैश इक्वल टू 0, ये V डैश इक्वल टू 1, एक और दिखा देते हैं V डैश इक्वल टू 2। और यहाँ पे हम इसकी ग्राउंड एनर्जी, ये क्या हो गया E डैश स्टेट, और इसकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट भी दिखा देते हैं E डबल डैश स्टेट। तो यहाँ पे हम कौन कौन से दिखा देते हैं, V डबल डैश इक्वल टू 0, V डबल डैश इक्वल टू 1,
V डबल डैश इक्वल टू 2, V डबल डैश इक्वल टू 3। ये वाइब्रेशनल स्टेट्स है। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कई सारी वाइब्रेशनल स्टेट होती है, ये मैंने आपको बताया है। तो जब इमिशन ट्रांजिशन हो रहा है तो मैंने बोला था कि मॉलिक्यूल यहां पे भी हो सकता है, इस स्टेट में भी हो सकता है, इस स्टेट में भी हो सकता है, इनफैक्ट अगली स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, V डैश इक्वल टू 3 इस स्टेट में भी हो सकता है, यानी मॉलिक्यूल हर एक वाइब्रेशनल स्टेट में हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन अगर मैं इसकी बात करूं तो मॉलिक्यूल सेंटर पे ही होगा। V डैश इक्वल टू 0 पे मॉलिक्यूल सेंटर पोजीशन पे ही होगा। बट V इक्वल टू 1 के केस में मॉलिक्यूल मैक्सिमम टाइम अपने टर्निंग पॉइंट पे होता है, यानी मॉलिक्यूल या तो यहां पे हो सकता है या तो यहां पे हो सकता है, क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टर्निंग पॉइंट पे ज्यादा होती है। इसी तरह से मॉलिक्यूल सेकंड थर्ड वाइब्रेशनल स्टेट में उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा होती है, यहां पे। यहां पे भी हमें टर्निंग पॉइंट पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखो, यानी मॉलिक्यूल यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। ऐसी सारे स्टेट के लिए मॉलिक्यूल अपने टर्निंग पॉइंट पे ही मिलेगा। सिर्फ एक V इक्वल टू 0 स्टेट को छोड़ के बाकी सारी वाइब्रेशनल स्टेट पे मॉलिक्यूल अपने टर्निंग पॉइंट पे होने की मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब मॉलिक्यूल यहां से भी ट्रांजिशन कर सकता है और यहां से भी ट्रांजिशन कर सकता है। क्लियर होगा? नीचे वाली स्टेट को थोड़ा मिटा के और अच्छा कर दो। ठीक है, ठीक होगी बात। तो हमने ये लेवल लिखा दिया V डबल डैश 0, V डबल डैश 1, V डबल डैश 2, V डबल डैश 3। ठीक है, तीन ही दिखा देते हैं। तो जब ट्रांजिशन, कहने का मतलब है जब मॉलिक्यूल V सिंगल डैश 1, V सिंगल डैश 2, V सिंगल डैश 3 से ट्रांजिशन करता है तो ये अपनी एक वाइब्रेशनल स्टेट में दो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मिलती है मॉलिक्यूल की। यानी मॉलिक्यूल अगर V इक्वल टू 1 पे है तो वो इस पोजीशन से भी ट्रांजिशन कर सकता है। तो इस पोजीशन से ट्रांजिशन करने पे देखो प्रोबेबिलिटी कहां पे जा रही है। तो कहने का मतलब है मैक्सिमम कॉर्नर पे यहां पे है, तो मैक्सिमम इंटेंस बैंड एक तो मुझे इस साइड से यहां पे, यानी ये दो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन है। जो कहने का मतलब है जो ट्रांजिशन V सिंगल डैश V डबल डैश, ये जो ट्रांजिशन है ये मुझे एक तो 1,0 पे नहीं 1,1 पे मुझे इंटेंस बैंड देगा, क्योंकि इस जगह से अगर वो ट्रांजिशन करेगा तो जितने भी मिल रहे हैं हमें ट्रांजिशन उसमें मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन यही है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट के सबसे पास है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर के वाइब्रेशनल लेवल देखें तो टर्निंग पॉइंट से दूर दूर होते जा रहे हैं। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ये हुई, क्योंकि यहां तो सेंटर होनी चाहिए, तो सेंटर पे तो ये गया नहीं, ये तो टर्निंग पॉइंट पे गया है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन है। तो यहां से यहां को जो ट्रांजिशन हो रहा है ये एक इंटेंस ट्रांजिशन, इंटेंस बैंड देगा। और जब इस पोजीशन से वो गिर रहा है तो इस पोजीशन से गिरने पे वो कहां जा रहा है, देखो एक तो सॉरी इसको सीधा ले, क्योंकि फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल कहते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये ट्रांजिशन गया यहां पे, तो कहने का मतलब अगर ये इस पोजीशन से ट्रांजिशन करता है तो मोस्ट इंटेंस बैंड कौन सा हमें मिल जाता है उस केस में 1,2। ये भी हमें एक इंटेंस बैंड देगा। तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि यहां पे जब मॉलिक्यूल V इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन कर रहा था तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन एक थी, इस वजह से इंटेंस बैंड हमें सिर्फ एक ही मिलता था। बट जैसे ही हम V इक्वल टू 1, V इक्वल टू 2, V इक्वल टू 3 लेवल से ट्रांजिशन करवाते हैं तो हर एक लेवल में मॉलिक्यूल की दो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन होती है जो मैंने दिखाई है। इस वजह से हमें हर एक बैंड सिस्टम के लिए, चाहे वो ये बैंड सिस्टम हो या ये बैंड सिस्टम हो या ये बैंड सिस्टम हो, यानी हर एक बैंड सिस्टम के लिए हमें वी गेट टू इंटेंस बैंड्स। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? यानी जब प्रोग्रेशन ऐसा होगा तब भी हमें दो इंटेंस बैंड मिलेंगे, जब प्रोग्रेशन ऐसा होगा तब भी हमें दो इंटेंस बैंड मिलेंगे, जब प्रोग्रेशन ऐसा होगा तब भी हमें दो इंटेंस बैंड मिलेंगे। मैंने एक
एक एग्जांपल से समझाया भी है कि किस तरह से हमें दो इंटेंस बैंड मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, ये इस बैंड सिस्टम के लिए हमें दो इंटेंस बैंड मिलेंगे, ये सेकंड बैंड सिस्टम के लिए भी हमें दो इंटेंस बैंड मिलेंगे, थर्ड बैंड सिस्टम के लिए भी हमें दो इंटेंस बैंड मिलेंगे। यानी हर एक बैंड सिस्टम के लिए जहां पे वी सिंगल डैश की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उन हर एक केस में हमें दो इंटेंस बैंड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक वाइब्रेशनल लेवल पे हमें दो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन मिलती है मॉलिक्यूल की, जहां से वो ट्रांजिशन कर सकता है। तो वो दो पोजीशन मिलने की वजह से हमें दो इंटेंस बैंड भी मिल जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने क्या लाइनें लिखवाई है वो नोट कर देते हैं। बट whenever we see emission band system like मैंने 3 बैंड सिस्टम दिखाए हैं एंड सो ऑन, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, वी गेट टू मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन फॉर विच ट्रांजिशन में बी स्टार्टेड। क्यों? ट्रांजिशन यहां से भी स्टार्ट हो सकता है या यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब वी गेट टू मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, यानी हर एक वी सिंगल डैश स्टेट के लिए हमें दो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन मिलेंगी जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हो सकता है। सो in such kind of band system we get two intense band for each band system। ठीक है, ये लाइनें मैंने क्लियर कर दी है, समझा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो क्यों हमें एक इमिशन बैंड सिस्टम में दो मैक्सिमम इंटेंसिटी बैंड मिलते हैं, उसको समझने के लिए एक और एग्जांपल मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया है। इससे और बेटर वे में आप समझ जाओगे कि क्यों एक इमिशन बैंड सिस्टम में हमें दो इंटेंस बैंड मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या नोट कराया है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसीडर आफ्टर एक्साइटेशन अ मॉलिक्यूल ऑक्युपाइज अ लेवल ए बी। कहने का मतलब क्या है कि इमिशन ट्रांजिशन के लिए मॉलिक्यूल को पहले से हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में हमने भेज दिया टेम्परेचर देके, तो मॉलिक्यूल लेट अस सपोज ए बी वाइब्रेशनल स्टेट में है। यानी जो ये लाइनें हैं, अब मैं यहाँ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ एक वाइब्रेशनल स्टेट दिखा रहा हूं। तो क्लियर हो गई बात। तो आफ्टर एक्साइटेशन मॉलिक्यूल ऑक्युपाई अ लेवल ए बी, यानी मॉलिक्यूल पहले से ए बी लेवल में है। ठीक है, फॉर विच ये ए बी लेवल ऐसा है जहां पे V की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर हो गई बात। ऑफ अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यानी ये जो स्टेट है किसके लिए दिखाई है, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए दिखाई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कोई ऐसी वाइब्रेशनल स्टेट है जिसके लिए V इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने ए बी स्टेट से दिखा दिया। ये कौन सी है, हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की एक वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट हमने दिखा दी है। अब ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, और मैं आपको बताऊं कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ये एक्चुअली मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल स्टेट को दिखा रहा है। यानी हम ये कहेंगे कि अगर मॉलिक्यूल ए बी स्टेट में है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन मॉलिक्यूल स्पेंड मोर टाइम एट टर्निंग पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम विच ट्रांजिशन आर मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, समझ लो दोबारा। ड्यूरिंग द वाइब्रेशन मॉलिक्यूल स्पेंड मोर टाइम एट टर्निंग पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम विच ट्रांजिशन आर मोस्ट प्रोबेबल। कहने का मतलब है, इसकी पोजीशन को ऐसे दिखा सकते हो जैसे एक मॉलिक्यूल कैसा है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का एक एटम एक्स यहां पे है और दूसरा एटम वाई यहां पे है। अब मॉलिक्यूल अपने इस वाई वाली पोजीशन के, ये जो एटम है ये वाइब्रेशन मोशन कर रहा है। तो वाइब्रेशन मोशन, फॉर एग्जांपल इसको मैं और आगे बढ़ाऊं और इसको मैं और आगे बढ़ाऊं, इसका मतलब जब मॉलिक्यूल ए बी स्टेट में है, तो जो ये एटम है ये यहां पे पहुंच के फिर यहां से टर्न होके ये यहां पे पहुंचता है, फिर यहां से टर्न होके फिर यहां पे दोबारा पहुंचता है, फिर यहां से टर्न होके यहां पे। इसीलिए हम ए और बी को टर्निंग पॉइंट बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात समझ गए। क्यों ए और बी को हम टर्निंग पॉइंट बोले, बिकॉज जब वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है तो मॉलिक्यूल ए पोजीशन से लौटता है और बी पोजीशन से लौटता है अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी मॉलिक्यूल ए और बी पॉइंट के अबाउट ही टर्न होता है, तभी जाके वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है।
ठीक है, इसीलिए हम ए और बी को टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल ये कहता है कि मॉलिक्यूल अपने टर्निंग पॉइंट के अबाउट मोस्ट टाइम रहता है, यानी मॉलिक्यूल मैक्सिमम टाइम अपने टर्निंग पॉइंट पे ही मिलेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल मैक्सिमम टाइम जब ट्रांजिशन करेगा तो वो अपने टर्निंग पॉइंट वाली पोजीशन से ही करेगा। क्लियर हो गई बात? यानी ट्रांजिशन आर मोस्ट प्रोबेबल कहां पे? एट इट्स टर्निंग पॉइंट, यानी टर्निंग पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम विच ट्रांजिशन आर मोस्ट प्रोबेबल, यानी इस पोजीशन से मॉलिक्यूल इमिशन ट्रांजिशन कर सकता है और उसके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, इमीडिएटली आफ्टर ट्रांजिशन मॉलिक्यूल विल बी ईदर एट एफ वर्टिकली बिलो बी पॉइंट और एट सी वर्टिकली बिलो ए पॉइंट, हैविंग सी डी एंड ई एफ वाइब्रेशनल लेवल, where F and C can be possible a turning point for a suitable vibrational state of ground electronic state. Hence we get two intense band for V double dash progression. तो यहाँ पे जो इसके वाइब्रेशनल क्वांटम स्टेट है वो V डबल डैश से रिप्रेजेंट होंगी और जो इसकी वाइब्रेशनल स्टेट है वो V सिंगल डैश से रिप्रेजेंट होंगी। तो अगली लाइनों में मैंने ये समझाया है कि फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल ये कहते हैं जब ट्रांजिशन होगा तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, यानी ट्रांजिशन स्ट्रेट लाइन यानी वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन से दिखाया जाएगा। तो एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है और दूसरा ट्रांजिशन ये पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ट्रांजिशन हमने वर्टिकली डाउनवर्ड लाइनों से दिखाया है। ये लाइनें ये इंडिकेट कर रही हैं कि मॉलिक्यूल जब ट्रांजिशन कर रहा है तो मॉलिक्यूल की पोजीशन इस ट्रांजिशन के दौरान चेंज नहीं हो रही है, यही फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल है। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब मॉलिक्यूल ट्रांजिशन के बाद दो पोजीशन ले सकता है, या तो मॉलिक्यूल सी पोजीशन पे आ जाएगा या मॉलिक्यूल एफ पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, यही मैंने दिखाया है। अब क्योंकि ये तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है तो हो सकता है सी कोई ऐसा पॉइंट हो, यानी सी यानी ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की अगर सुटेबल वैल्यू ले तो सी भी एक कॉर्नर पॉइंट हो या एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और एफ भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यानी फॉर अ सुटेबल वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर सी एंड एफ कैन बी पॉसिबल अ टर्निंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात? यानी सी और एफ एक सुटेबल वी डबल डैश क्वांटम नंबर के लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। इसी वजह से हमें फॉर वी इज नॉट इक्वल टू जीरो वाइब्रेशनल स्टेट के लिए हमें हमेशा दो इंटेंस बैंड मिलते हैं, बिकॉज यहां पे भी मॉलिक्यूल के होने की प्रोबेबिलिटी और यहां पे भी मॉलिक्यूल के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। यानी मॉलिक्यूल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन वाली प्रोबेबिलिटी वाली पोजीशन पे जब जंप करता है तो हमें इंटेंस बैंड मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मॉलिक्यूल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली पोजीशन मिल रही है और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली पोजीशन मिल रही है। इसका मतलब ये ट्रांजिशन भी हमें इंटेंस बैंड देगा और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल का एटम मैक्सिमम प्रोबेबल पोजीशन पे है, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और जो ट्रांजिशन यहाँ पे कर रहा है सी पॉइंट पे, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इस वजह से ये ट्रांजिशन भी हमें इंटेंस बैंड देगा। इसी वजह से हमें हर एक ट्रांजिशन जिसके लिए v इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, हमें वी गेट टू इंटेंस बैंड, टू इंटेंस बैंड इन अ बैंड सिस्टम। क्लियर हो गई बात? इन अ बैंड सिस्टम, इन अ बैंड सिस्टम। क्लियर होगी बात? आगे से लिख दोगे फॉर v इज नॉट इक्वल टू जीरो वी गेट टू इंटेंस बैंड इन अ बैंड सिस्टम। क्लियर हो गई बात? आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया हो। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो आप समझ लेते हैं कि कॉर्डन पैराबोला अब कैसे बना, ठीक है, या कैसे कॉर्डन पैराबोला टर्म आया। तो मैंने लाइनें नोट करवाई हैं। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ जोइंग द मोस्ट इंटेंस बैंड इन v डैश v डबल डैश एरी, वी ऑब्टेन अ पैराबोलिक कर्व whose axis is the principal diagonal
इट इज कॉल्ड कॉर्डन पैराबोला। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन ये है, कॉर्डन पैराबोला may be defined as the locus of most intense bend in V dash V double dash array। तो कहने का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं, एक हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये है लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और यहां पे मैं दिखाता हूं, इधर को क्या जा रहा है, V डबल डैश, नंबर वेरी कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आगे भी दे देते हैं नंबर 7। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर चलेंगे वो है वी सिंगल डैश के 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी नंबर दिखाऊंगा वो वी सिंगल डैश वाले होंगे, और यहाँ पे जितने भी नंबर दिखाऊंगा वी डबल डैश वाले नंबर होंगे, क्योंकि ये हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और दिखा देते हैं 7, और यहाँ पे दिखाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यहां तक दिखाते हैं। तो देखो क्या है, मतलब मैंने कैसे कहा, इफ वी प्लॉट द ग्राफ ड्रॉइंग, अब एक मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखा दे रहा हूं, तब जाके आपको इन लाइनों का मतलब समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम ग्राफ प्लॉट करना कहां से शुरू करते हैं, पहले 0 से करें, तो मोस्ट इंटेंस बैंड ही हम प्लॉट करेंगे। तो 0 का मोस्ट इंटेंस बैंड कहां पे मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल इसके मिड पॉइंट से स्टार्टिंग होगी और जाएगा कहां पे, 1 के कॉर्नर पे। इसका मतलब ये मोस्ट इंटेंस बैंड देगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मोस्ट प्रोबेबल है, यहाँ पे पोजीशन मोस्ट प्रोबेबल है, यानी ये जो बैंड होगा मोस्ट इंटेंस बैंड होगा, यानी 0 1। तो वी डैश क्या है 0, यहाँ पे वी डैश की वैल्यू 0 है, और वी डबल डैश की वैल्यू क्या है 1, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या मिल गया हमारा, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अगला मोस्ट इंटेंस बैंड, यहाँ पे 2 पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, एक यहाँ यहाँ, अगर यहां से हम ड्रॉ करेंगे तो ये कहां पे जा रहा है, देखो 0 पे जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन 0 के मिड पॉइंट पे होगी, और यहां से अगर जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कहां है 2। तो यानी 2 पोजीशन मिल रही है 1 के लिए, यानी 1 के लिए एक तो हमें 0 पे मिल रहा है, और दूसरी मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, दूसरा जो इंटेंस ट्रांजिशन है वो कहां पे मिल रहा है हमें, टर्निंग पॉइंट ऑफ वाइब्रेशनल लेवल 3, यानी ये यहां पे मिलेगा 3 के सामने। तो ये इसको मिलाओगे यहां से, इसको मिलाओगे यहां से, यानी दूसरा हमें इस पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक है, अब तीसरी पोजीशन देखें, यानी अब टर्निंग पॉइंट हमारा क्या है ये, अब जब v सिंगल डैश की वैल्यू क्या है 2, तो 2 मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन यहां है, तो ट्रांजिशन कहां होगा, देखो अगेन ये 0 पे जा रहा है, अगेन यहां पे ट्रांजिशन 0 पे गया। ठीक है, 2 से 0 पे ट्रांजिशन गया, और फिर 2 से कहां पे जा रहा है, दूसरी पोजीशन कहां है 4 पे, तो 4 पे कर लो, फिर यहां से और 4 पे, ये दूसरी पोजीशन है। ऐसी 3 के लिए देखो, 3 से जब ट्रांजिशन हम करेंगे तो 2 मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन यहां और यहां है, तो यहां से जब ट्रांजिशन करेंगे तो ये 1 पे जा रहा है, तो यानी 3 to 1, तो एक तो हमें यहां पे मिल गया, 1 का लेवल कहां है, यहां पे आएगा, तो 3 से 1 एक ट्रांजिशन मोस्ट इंटेंस होगा, और दूसरा ट्रांजिशन जब 3 से 6 पे जाएगा ट्रांजिशन, तो 3 से 6 पे गया यहां पे। ठीक है, सही चल रहा है। नेक्स्ट देखें, 4 से 4 का मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन यहां है, तो 4 से आएंगे तो कहां पे गए, 2 पे गए, यानी 4 से 2 पे गए, ये लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ा सा, ये यहीं पे जा रही है, यानी 1 पे। ठीक है, तो कहने का मतलब 4 से 1 पे ट्रांजिशन गया, वो मोस्ट प्रोबेबल था। ठीक है, और 4 से जब इस साइड से ट्रांजिशन होगा तो 7 पे गया, तो 4 से 7 पे गया।
काफी है, ठीक है। ये है 7 की पोजीशन कहाँ है, यहां आई और 4 से कहा गई, यहां गई, यानी तो इस तरह से जब हम इनका एक स्लोप बनाएंगे, कहने का मतलब लोकस बनाएंगे, क्वाड्रेंट पैराबोला में भी डिफाइंड है द लोकस ऑफ द मोस्ट इंटेंस बैंड। तो ये पोजीशन है मोस्ट इंटेंस बैंड की इन वी डैश वी डबल डैश एरी, इसी को हम क्या कह रहे हैं, वी डैश वी डबल डैश एरी कह रहे हैं। इस एरी में हमने लोकस ड्रॉ करना है, तो वो ड्रॉ कैसे होगा, ऐसा होगा। तो ये एक पैराबोला बना, मैंने एग्जैक्टली सही नहीं बनाया है, बट अगर आप इसको एग्जैक्टली सही बनाओगे तो ये एक पैराबोला का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल होगा। तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल, इसका जो इस पैराबोला को हाफ में डिवाइड करेगा, 2 हाफ में जो डिवाइड करेगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इसका ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो पैराबोला हमने ड्रॉ किया है फॉर इमिशन ट्रांजिशन, किसके लिए आएगा, ये इमिशन के लिए आएगा। तो जो फॉर इमिशन ट्रांजिशन, ठीक है, हमें जो लोकस मिलेगा, लोकस ऑफ मोस्ट इंटेंस बैंड का जो लोकस मिलेगा, उसी को हम क्वाड्रेंट पैराबोला कहते हैं। तो मैंने क्वाड्रेंट पैराबोला का एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, लेकिन जब आप एग्जाम में बना के आओगे तो ये मार्किंग नहीं करोगे, तब आप डायरेक्टली बना दोगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली बनाऊं तो क्वाड्रेंट पैराबोला का एक डायरेक्ट डायग्राम, जो अच्छा सा डायग्राम होगा, वो कुछ ऐसा होगा। तो आप कैसा बनाओगे, ठीक है, ब्लर तो नहीं हो गया, क्योंकि ये पोको X2 का कैमरा है, तो ब्लर भी हो सकता है। बीच बीच में ब्लर हो गया था, फिर आधा घंटे की वीडियो मेरी खराब हो गई थी पहले। इस वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहले तो जो पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इधर को जो जा रहा है ये है वी डबल डैश इंक्रीज कर रहा है, और इधर को जो जा रहा है वी सिंगल डैश इंक्रीज हो रहा है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, वी डैश वी डबल डैश एरी। ठीक है, जब हम इसका मोस्ट इंटेंस बैंड का लोकस ड्रॉ करते हैं तो हमें ये जो मिलता है, इसको हम क्वाड्रेंट पैराबोला कहते हैं। ठीक है, ठीक, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, मैं मिटाऊं। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो मैंने आपको नोट करवा दी है। इट कैन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट width of parabola increases with increasing the difference between minima of potential energy curves। ठीक है, of curves, potential energy curves। कहने का मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व के मिनिमा में जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, ठीक है, अगर ये गैप कम होगा, जैसे कहने का मतलब इसका मिनिमा यहां मिल रहा है आर ई सिंगल डबल डैश पे, और इसका मिनिमा कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, जिसे हमने आर ई डबल डैश बोला। ठीक है, आर ई सिंगल डैश बोला। ठीक है, इसका मिनिमा कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, जिसे हम आर ई डबल डैश कहते हैं, और इसका मिनिमा मिल रहा है आर ई सिंगल डैश पे। दोनों का डिफरेंस कम है, तो जब हम इसका क्वाड्रेंट पैराबोला निकालते हैं तो उसकी विड्थ कम आती है, या एक तरह से उसका जो साइज होता है वो कम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखो इसका क्वाड्रेंट पैराबोला अगर ड्रॉ करेंगे तो देखो नंबर काफी क्लोज क्लोज रहेंगे। सिर्फ एग्जांपल दिखा दो। ठीक है, ये ट्रांजिशन होगा, सिर्फ टर्निंग पॉइंट से ही ट्रांजिशन दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने 3 ट्रांजिशन दिखाया, स्लोप बनाता हूं। ठीक है, यहाँ v की वैल्यू 0 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 2 3। इसको हम v डबल डैश बोल रहे हैं, इसको हम v सिंगल डैश बोल रहे हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेंट पैराबोला का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या बनेगा, देखो 0 1 2 3, ये क्या है v डबल डैश, और यहाँ पे भी दिखा रहा हूं 0 1 2 3, ये क्या जा रहा है v सिंगल डैश जा रहा है। ठीक है, 0 का 0 से ट्रांजिशन सेम होगा, तो 0 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। और देखो 1 से ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है,
तो 1 से 1 पे एक ट्रांजिशन मिल रहा है, ठीक है। 1 से 1 पे और 1 से 2 पे भी मिल रहा है, तो 1 से 1 पे भी मिल रहा है और 1 से 2 पे भी मिल रहा है, ठीक है। सही दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसी 2 से देखो 2 का ट्रांजिशन यहां से स्टार्ट हुआ, 2 का 2 पे भी मिल रहा है और 2 का ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ 2 का 3 पे भी मिल रहा है, यानी 2 का 2 पे भी मिल रहा है और 2 का 3 पे भी मिल रहा है, 3 यहां पे आ गया, ठीक है। ऐसी 3 का 4 पे मिल रहा है, ये कौन सा लेवल है 4, और 3 का 5 पे भी मिल रहा है, तो 3 का एक तो 4 पे भी मिल रहा है, यहाँ पे 4 बना लेते हैं और एक 5 बना लेते हैं, तो 3 का कहां पे मिल रहा है 4 पे भी मिल रहा है और 3 का 5 पे भी मिल रहा है। तो जो कंडन पैराबोला जो बना ना, वो देखो कितना इस टाइप से बना है, यानी काफी स्लिम है, यानी इसकी विड्थ क्या है, हम कहेंगे विड्थ इज लेस। अब विड्थ इज लेस क्यों होगी, बिकॉज जो दोनों मिनिमा का डिफरेंस है, जो दोनों मिनिमा का जो डिफरेंस है, जिसे हम आर ई डबल डैश से दिखाते हैं, वो कम है। लेकिन अगर मैं आर ई डबल डैश का जो गैप है वो ज्यादा कर दूं, तो ये विड्थ ऑफ पैराबोला इंक्रीज हो जाएगी। देखो एक करके दिखाता हूं, ठीक है। अब इसको थोड़ा दूर दूर करते हैं, दोनों पैराबोला का जो दोनों पोटेंशियल एनर्जी कर्व है उनको हम दूर दूर करते हैं, तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो जो विड्थ है वो हाई हो जाएगी, देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या कर लेते हैं, दूर दूर कर लेते हैं। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब देखो इसकी विड्थ, इसका मिनिमम पॉइंट यहां है, इसका मिनिमम पॉइंट यहां है, दोनों की विड्थ बहुत ज्यादा है। सॉरी, विड्थ कह रहा हूं क्या, दोनों का मिनिमम की पोजीशन बहुत दूर दूर है, इसका मिनिमा यहाँ पे मिल रहा है, इसका मिनिमा यहाँ पे मिल रहा है, काफी दूर दूर मैंने करने की कोशिश की है। ये लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है, काफी दूर दूर पोजीशन पे। अब देखो इसके लेवल को हम वी डबल सिंगल डैश से दिखा रहे हैं, इसके लेवल को हम वी डबल डैश से दिखा रहे हैं, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पे भी दिखा देते हैं 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ हम मैक्सिमम इंटेंस बैंड की बात करेंगे, तो देखो मैक्सिमम इंटेंस बैंड यहां से स्टार्ट होगा मैक्सिमम प्रोबेबल पोजीशन से, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के मिलने की पोजीशन ज्यादा है, तो जो ट्रांजिशन होगा 0 से 3 पे होगा, तो ये क्या है वी डबल डैश है, और ये एक्सिस क्या है वी सिंगल डैश है। तो यहां देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहला हमें पॉइंट कहां मिला है 0 से 3 पे, तो 0 वी डैश का क्या है 0 और 3 पे, यानी पहला पॉइंट मुझे यहां मिल रहा है। फिर दूसरा पॉइंट मुझे कहां मिल रहा है, यहां से टर्निंग पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो दूसरा पॉइंट मुझे कहां मिल रहा है 5 पे और 1 पे, यानी 1 से 1 में ट्रांजिशन होगा और 1 से 5 में भी ट्रांजिशन हो रहा है, देखो, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, आइडिया आ जाएगा। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंटेंस बैंड, देखो 0 के तो टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गया ना, तो मोस्ट इंटेंस बैंड यही होगा जो 1 पे जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये कॉर्नर के पास तो है, क्योंकि अगर नीचे हम पहुंचाएंगे तो 0 से तो ये ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व से बाहर जा रहा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन हुई नहीं, यानी 2 से 1 मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन है। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल के मिलने की पोजीशन ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, तो ये इंटेंस बैंड देगा। दूसरा ये भी इंटेंस बैंड देगा, ये 5 पे दोनों एक दूसरे के पास मिल रहे हैं, यानी 2 से 1 पे भी इंटेंस बैंड मिल रहा है हमें, और 2 से 5 पे भी इंटेंस बैंड मिल रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 3 से चलो 0 पे मान लेते हैं, और यहाँ 3 से 6 पे मान लेते हैं, तो 3 से
0 पे गया यानी यहां पे आ गया, ठीक है। और ये है 3 पॉइंट, ये है 3 से 0 पे गया। ऐसा करते हैं 2 से 0 पे ही मान लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा ये डायग्राम सही नहीं होगा। 2 से हम 0 पे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 से 0 पे गया, 3 से 0 पे ही गया, और 3 से दूसरी जगह कहा जा रहा है 6 पे भी जा रहा है, यानी 3 से 6 पे भी जा रहा है। तो इस तरह से देखो जो पैराबोला बन रहा है ना, वो देखो कितना विड्थ वाला बन रहा है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। कहने का मतलब है आप एक स्लोप ही तो बनाओगे, जब पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लगभग उन पॉइंट से होते हुए लाइन को ड्रॉ करोगे। तो हमने देखा इसकी विड्थ क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनका जो मिनिमम है, जो दोनों पोटेंशियल एनर्जी कर्व का मिनिमम पॉइंट है, वो काफी दूर दूर है एक दूसरे से। इस वजह से जो हमारा पैराबोला है उसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ कैसी है, लार्ज है। इनफैक्ट अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट डेटा भी है मेरे पास, मिटा दूं। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा भी लिख लेते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आप और अच्छे अच्छे डायग्राम बना सकते हो, मैं तो थोड़ा सा बस समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे डायग्राम थोड़ा खराब होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वी डबल डैश, वी सिंगल डैश, कौन सी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है। अगर हम SiN मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका जो कॉर्डन पैराबोला है वो बहुत, उसकी विड्थ बहुत लेस होती है। यानी ये किस मॉलिक्यूल की है, SiN मॉलिक्यूल की। तो इसकी विड्थ यानी इस कॉर्डन पैराबोला की जो विड्थ है वो सबसे कम होती है SiN मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें O2 मॉलिक्यूल की, तो O2 मॉलिक्यूल की जो विड्थ होती है वो एवरेज होती है, ठीक है। ये O2 मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है। ये V डबल डैश नंबर चलेंगे, इधर V सिंगल डैश नंबर चलेंगे। ऐसी एक और एग्जांपल है CO मॉलिक्यूल का। CO मॉलिक्यूल का थोड़ा इससे ज्यादा होता है, ठीक है। इसकी विड्थ यानी CO मॉलिक्यूल की कंडन पैराबोला की विड्थ थोड़ी और ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा हो रही है? इसका मतलब कंडन पैराबोला को देख के हम बता सकते हैं कि O2 मॉलिक्यूल की ग्राउंड एनर्जी स्टेट और हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच का जो मिनिमा का जो गैप है वो ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, और इसका और ज्यादा है। कहने का मतलब है इसके लिए क्या बना देते हैं, वी डबल डैश, वी डैश, और ये कुछ ऐसा होता है कि ये किसका है, I2 मॉलिक्यूल के लिए, I2 मॉलिक्यूल का कंडन पैराबोला है, ठीक है। इसको डायग्राम को नोट कर लो। इनके डायग्राम से हम ये भी बता सकते हैं, मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लो। देखो इससे हम ये भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, हम ये बता सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की मिनिमा का कितना गैप है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका मिनिमा आया यहां पे, इसका मिनिमा आया यहां पे, तो इसको हमने आर ई डबल डैश बोला, इसको आर ई सिंगल डैश बोला। तो दोनों आर ई डैश माइनस आर ई डबल डैश की वैल्यू को अगर हम बोल रहे हैं एक तरह से लैम्डा बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू को एक तरह से अगर हम लैम्डा बोल रहे हैं, तो देखो ये इसका लैम्डा 1, इसका लैम्डा 2, इसका लैम्डा 3। तो अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आर ई डैश आर ई डबल डैश का जो गैप है जिसको हम लैम्डा से दिखा रहे हैं, तो लैम्डा 1 सबसे कम किसमें है, O2 मॉलिक्यूल के लिए, उससे ज्यादा CO मॉलिक्यूल के लिए, और सबसे ज्यादा I2 मॉलिक्यूल के लिए। तो यानी हम कंडन पैराबोला की हेल्प से ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के मिनिमा का गैप कब सबसे ज्यादा है। देखो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ई डैश, और ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ई डबल डैश। तो हायर और लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के मिनिमा का गैप किसके लिए ज्यादा है, ये कैसे बता सकते हैं, क्वांटम पैराबोला की हेल्प से।
है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कॉर्डन पैराबोला की हेल्प से आर ई सिंगल डैश माइनस आर ई डबल डैश इक्वल टू, अगर वो लैम्डा है तो हम बता सकते हैं अगर इसकी विड्थ कम है यानी इसका लैम्डा 1 सबसे कम होगा, अगर इसकी विड्थ ज्यादा है इसका मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 1 से ज्यादा होगा। अब I2 मॉलिक्यूल की विड्थ सबसे ज्यादा होती है तो हम क्या कहेंगे लैम्डा 3, यानी इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर या जो मिनिमा का डिफरेंस है, जो मिनिमा का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है किसके लिए, I2 मॉलिक्यूल के लिए। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।